हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं पेपर 21 का पार्ट 2। पहला प्रश्न, होक्काइडो और होन्शु द्वीप विभाजित होता है ओसुमी जलसंधि से, टोयमा की खाड़ी से, सुगारू जलसंधि से या फिर बुंगो प्रणाल से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सुगारू जलसंधि से। तो हमें पता है कि जो होक्काइडो और होन्शु द्वीप है वो किस जलसंधि से अलग होते हैं? वो सुगारू जलसंधि से अलग होते हैं। तो हमारे सामने ये जापान का मैप आ गया। सबसे ऊपर ये जो द्वीप दिख रहा है ये कौन सा है? ये होक्काइडो द्वीप है। उसके नीचे या यूं कहे जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप के नीचे शिकोकू द्वीप है और सबसे नीचे जो जापान का द्वीप है वो कौन सा है? क्यूशू। जापान मुख्यतः इन 4 द्वीपों पे बसा हुआ है और जापान की कैपिटल है ना टोक्यो, वो होन्शु द्वीप पे ही है और सर्वाधिक सघन बसा हुआ द्वीप भी यही है। तो जो होक्काइडो और होन्शु द्वीप के जो बीच का जो एरिया है इसे कौन अलग करती है? कौन सी जलसंधि अलग करती है? तो वो है सुगारू जलसंधि। तो ये यहाँ पे जो जलसंधि है वो कौन सी है? वो है सुगारू जलसंधि। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागर क्षेत्र को प्रवाहित होने वाली धूल भरी पवन जानी जाती है। यानी सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की तरफ जो हवा चलती है ना, जिसमें बहुत सारी जो मरुस्थल की धूल भरी होती है, उसे क्या कहते हैं? सिरोकू, फोन, मिस्टल या चिनुक। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे सिरोकू कहेंगे। क्या कहेंगे? सिरोकू। अच्छा, अब ये जो धूल भरी हवाएं हैं भूमध्य सागर की तरफ जाती है तो इन्हें क्या कहते हैं? सिरोकू कहते हैं। वैसे ही हवाएं अगर स्पेन में चले तो उसे क्या कहेंगे? उसे लेबेक कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे लेबेक कहेंगे। ठीक है। और अगर यही हवाएं मिस्र में चले तो इन्हें क्या कहेंगे? खमसीन कहेंगे। और लीबिया में चले तो इन्हें क्या कहेंगे? गिबली कहेंगे। लीबिया में गिबली कहेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश ब्राजील से सीमा नहीं लगाता? यानी इनमें से कौन सा देश है जो ब्राजील से सीमा नहीं लगाता? अर्जेंटीना, बोलिविया, इक्वाडोर या फिर उरुग्वे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो बोलिविया है ना वो ब्राजील के साथ सीमा नहीं लगाता। तो हमें पता है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उसका सबसे बड़ा द्वीप है ब्राजील। कौन सा है? तो हमारे सामने जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप आ गया और ये जो हमारे सामने दिख रहा है ना ये है ब्राजील। तो मतलब स्पष्ट है कि सबसे बड़ा देश कौन सा होगा इस महाद्वीप में? तो ऑब्वियसली ब्राजील ही होगा। अब देखो ब्राजील से सीमा कौन नहीं बनाता? तो यहाँ सबसे पहले अर्जेंटीना दे रखा है। अर्जेंटीना कहाँ दिख रहा है? तो ये अर्जेंटीना है। और यहाँ देखो अर्जेंटीना की सीमा थोड़ी सी ब्राजील के साथ लग रही है ना, लग रही है। तो इसकी तो लग रही है। फिर कह रहा है कि इक्वाडोर इक्वाडोर कहाँ पे है? तो देखिए ये इक्वाडोर की सीमा लग रही है क्या? इक्वाडोर की नहीं लग रही। इक्वाडोर की सीमा ब्राजील से कहाँ लग रही है? नहीं लग रही। ठीक है। इसके बाद में है उरुग्वे। उरुग्वे कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे देखो उरुग्वे है ना, इसकी सीमा भी लग रही है ब्राजील से। और बोलिविया, तो ये बोलिविया इसकी सीमा भी लग रही है यहाँ पे। तो मतलब अर्जेंटीना की सीमा लग रही है, बोलिविया की सीमा लग रही है, उरुग्वे की सीमा लग रही है, लेकिन इक्वाडोर की सीमा नहीं लग रही। तो इसका आंसर क्या होगा? किस देश की सीमा ब्राजील से नहीं लगती? तो वो होगा इक्वाडोर। यानी ऑप्शन क्या होगा इसका उत्तर? सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल है ना वो किससे संबंधित है? भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने के लिए, आतंकवाद को कम करने के लिए, आर्थिक सहयोग करने के लिए या फिर राजनीतिक सहयोग करने के लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने के लिए। जो मतलब तापमान लगातार बढ़ रहा है ना पृथ्वी का, उसको कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। और ये कब अपनाया गया? तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। और लागू कब किया गया? तो 2005 में से लागू किया गया। और भारत ने इस पे कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने इस पे 2002 में हस्ताक्षर किए थे, है ना। और स्वास्थ्य कारणों से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो आप समझ सकते हो स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा इधर उधर 19-20 हो ही सकता है। निम्न में से आर्कटिक का सीमावर्ती सागर है कौन सा है? सुलू, सारगोसा, कारा या कोरल। यानी आर्कटिक जो महासागर है ना, उसका सीमावर्ती सागर कौन सा है? कौन सा महासागर है जो आर्कटिक का भाग है? सुलू, सारगोसा, कारा या कोरल। तो कौन सा होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कारा। जो कारा सागर है ना वो आर्कटिक सागर का ही सीमावर्ती भाग है। कौन सा है? जिस प्रकार साउथ चाइना सी है ना प्रशांत महासागर का सीमावर्ती भाग है ना, उसी प्रकार
आर्कटिक महासागर का सीमावर्ती भाग कौन सा है? ऑप्शन सी, जो कारा सागर है ना वो आर्कटिक महासागर का भाग है। तो हमें पता है आर्कटिक महासागर किधर फैला हुआ है, जो पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव उधर की तरफ आर्कटिक महासागर है। तो यहाँ पे देखो ये आर्कटिक महासागर है, और ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, रशिया वाले पार्ट के पास में ये है कारा सागर। कौन सा है? कारा सागर है ना। तो यहाँ पे आर्कटिक महासागर की सीमा समाप्त हो जाती है। फिर इधर ये कौन सा आ जाता है महासागर, इधर अटलांटिक महासागर या अंध महासागर आ जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाली जल डमरू मध्य कौन सी है? यानी कौन सी जल संधि है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को कनेक्ट करती है और अलास्का और रशिया को अलग करती है? कौन सी है? डेविस, मलक्का, बेरिंग या जिब्राल्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि क्या करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को कनेक्ट करती है ना, और अलास्का और जो रशिया है उसको अलग करती है, और एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ती है यानी कनेक्ट करती है। तो हमारे सामने देखो ये रशिया वाला पार्ट आ गया है ना, और इधर ये कौन सा पार्ट है? ये अलास्का का पार्ट है। अलास्का यूएसए का पार्ट है ना। तो यहाँ पे जो जल संधि है ना, ये यहाँ पे कौन सी जल संधि है? तो ये है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? ये है बेरिंग जल संधि। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का अधिकतम वन क्षेत्र, यानी वो कौन सा राज्य है जहां पे भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र का विस्तार है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, हिमाचल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। यानी भारत में सर्वाधिक वनों का विस्तार कौन से जिले में है, कौन से राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। किसमें? एमपी में। सर्वाधिक वनों का विस्तार एमपी में है। किसमें है? एमपी में है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर है? यानी भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर है? 3122, 3344, 3214 या 3426 किलोमीटर? कितना किलोमीटर है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तार कितना है? ये है 3214 किलोमीटर, है ना। और यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है। उत्तर दक्षिण 3214, पूर्व पश्चिम 2933। तो स्पष्ट है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार ज्यादा है बजाय पूर्व से पश्चिम विस्तार के। अगले प्रश्न में चलते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। जो इम्फाल बेसिन है ना वो किस चीज का उदाहरण है? सरोवरीय मैदान का, सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का या जलोढ़ मैदान का? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का। जो मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फाल का बेसिन है ना वह सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। किसका? सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। इसी प्रकार जो कश्मीर घाटी है ना वो भी सरोवरीय मैदान का ही उदाहरण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। यानी भारत का जो उत्तरी मैदान है या यूं कहे जो हिमाचल, पंजाब, राजस्थान वाला जो इलाका है या जम्मू कश्मीर वाला इलाका, वहां पे शीत ऋतु में वर्षा होती है ना। तो ये वर्षा किन कारणों से होती है? अरब सागरीय मैदान से या फिर बंगाल की खाड़ी के मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से या लौटते मानसून से। तो शीतकाल में जो सर्दी की ऋतु वर्तमान में अगर कोई बारिश होगी तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसे हम मावट के नाम से जानेंगे। और मावट आती कहाँ से है? मावट का पानी कहाँ से आता है? तो मावट का पानी है ना वो आता है पश्चिम विक्षोभों से। यानी जो पश्चिम से हवाएं आती है ना, कहाँ से आती है पश्चिम से हवाएं? तो अपने जो पश्चिमी हिस्से से, पाकिस्तान वाले साइड से या उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र से। तो वो पानी घाट से उठाती है। तो जो भूमध्य सागर है या फिर इससे पहले जो अटलांटिक महासागर है और उसके बाद में काला सागर है, इन सागरों से पानी उठाते हुए हवा आती है और ये हमारे इंडिया के जो उत्तरी वाला पार्ट है, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद एचपी हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, इन क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसे हम मावट के नाम से जानते हैं और ये शीतकाल में वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन से उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए? यानी वो कौन से उद्योग है जो भारत के विभाजन के बाद में नेगेटिवली इंपैक्ट हुए थे? जूट, सूती वस्त्र, दोनों या लोहा? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत का विभाजन हुआ ना उससे कौन से उद्योगों को प्रभावित हुए सबसे ज्यादा? तो वो हुए थे भाई साहब, एक तो जूट उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, एक सूती वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ। क्योंकि सूती वस्त्र बनाने के, जूट बनाने के कारखाने तो इंडिया में रह गए थे, लेकिन कच्चा माल कहाँ होता था? कच्चा माल होता था बांग्लादेश वाले जो वर्तमान में पार्ट है ना उधर, या पाकिस्तान वाला जो पार्ट है उधर। लेकिन इससे कच्चा माल उत्पादित करने वाला क्षेत्र सॉरी
कच्चा माल बनाने वाला जो भाग है वो दूसरी तरफ चला गया और इससे क्या हुआ, इससे सीधा सीधा नुकसान हमारे जूट और सूती वस्त्र उद्योग को हो गया है ना। वहाँ पे जो कर्मकार रोजगार में लगे थे वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम है, यानी भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो क्या चीज है जो ग्लोबलाइजेशन के कारण में परिणाम में आई है, तो नई व्यापार और औद्योगिक नीतियां, श्रम बाजार सुधार, राजस्व और राजकोष सुधार, या सारे के सारे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये सारे ही ना। ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव है। कौन कौन से, नई व्यापार और औद्योगिक नीतियां, श्रम बाजार सुधार, राजस्व और राजकोषीय सुधार, या सभी के सभी। तो सारे के सारे है ना ग्लोबलाइजेशन। यानी उदारीकरण का दौर कब आया था भारत की अर्थव्यवस्था में, तो 1991 में। कब, 1991 में भारत में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने जो उदारीकरण की नीति अपनाई थी। तो उसके कारण प्रभाव क्या हुआ इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी में, तो नई व्यापार और औद्योगिक नीतियां बनी, बिल्कुल बनी। श्रम बाजार में सुधार हुआ, बिल्कुल हुआ। और राजस्व और राजकोष से सुधार भी देखने को मिले, तो ये भी देखने को मिले। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सारे ही प्रभाव यानी ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण के कारण प्रभाव में आए। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता है, यानी किसका सबसे बड़ा उत्पादक है और आयातक भी है और उपभोग भी स्वयं ही कर लेता है। कौन है, कौन सा वो पदार्थ है, तो चाय है, मक्का है, दाल है, या गेहूं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दाल है ना। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, आयातक भी है और उपभोक्ता भी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था, नांगल में, सिंदरी में, जयपुर में, या चेन्नई में। तो भारत का पहला जो उर्वरक संयंत्र है ना वो कहाँ लगाया गया था, वो सिंदरी में लगाया गया था। कहाँ पे, सिंदरी में पहला उर्वरक संयंत्र लगाया गया था, ठीक है। सिंदरी है कहाँ पे, तो ये बिहार में पड़ती है जगह। और कब लगाया गया था, तो 1951 में भारत में पहला उर्वरक उद्योग लगाया गया था, संयंत्र लगाया गया था। और दूसरा जो उर्वरक संयंत्र लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था, वो नांगल में लगाया। और नांगल कहाँ पे है, नांगल है पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है, यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, सतपुड़ा से, चित्रकूट से, या भोपाल से। तो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो एक खंबात की खाड़ी है ना भरूच के पास में, गुजरात में भरूच नाम की जगह है, वहाँ पे खंबात की खाड़ी के अंदर ये नर्मदा नदी जाके विलय हो जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था, यानी औपनिवेशिक भारत में कौन सा अधिनियम था जो मोंटेग्यू घोषणा के प्रभाव में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1992, भारत परिषद अधिनियम 1909, 1935 या 1919। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं ना, किसे कहते हैं, 1919 को। और 1909 को क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या कहते हैं 1909 को, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और जिसके माध्यम से भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे, किसके माध्यम से, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये 1909 का हो गया। और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कौन सा था, ये 1919 का अधिनियम हो गया। राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करता है, कितने समय तक कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति साहब की मृत्यु हो गई या उन्होंने पदत्याग कर दिया तो उपराष्ट्रपति साहब कितने समय के लिए कार्य कर सकते हैं, अधिकतम 4 माह, 6 माह, 2 माह या 5 माह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति के तौर पर अधिकतम 6 माह ही काम कर सकते हैं। कितने, 6 माह। अगर 6 माह के पीरियड के अंदर चुनाव आयोग को राष्ट्रपति के पद पे चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, यानी कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 48 में, 50 में, 57 में या 51 ए में। तो मौलिक कर्तव्य किस में दिए गए हैं, तो भाग 4 ए में, भाग 4 क्या कह सकते हैं, भाग 4 के, और अनुच्छेद कौन सा है, 51 के, आर्टिकल 51 के, ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित
अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? यानी भारतीय संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है इनमें से जो भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है ही है, बल्कि विदेशियों को भी उपलब्ध है? 15, 16, 14 या 30? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 14 है ना, वो भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल 15 विदेशियों को प्राप्त नहीं है, 16 भी नहीं है, 30 भी नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14 हो गया। और आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 14 में कहा गया है विधियों की समक्ष क्षमता। क्या कहा गया है? विधियों की समक्ष क्षमता, यानी कानून सभी के लिए बराबर होगा, ये आर्टिकल 14 में कहा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? यानी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये अपने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने की पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। तो हमें पता है 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यानी इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? ये सारी नदियां ही, गंगा नदी भी, ब्रह्मपुत्र नदी भी और कावेरी नदी भी, ये सारी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। गुट निरपेक्ष नीति की नींव रखी थी, यानी गुट निरपेक्ष नीति की नींव किसने रखी? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने या अबुल कलाम ने? तो गुट निरपेक्ष की नीति किसने रखी थी? तो ये रखी थी अपने पंडित नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने गुट निरपेक्ष की नीति रखी थी। पुष्प और तृण किस पार्टी के प्रतीक है? यानी पुष्प और तृण है ना, वो कौन सी पार्टी के प्रतीक है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो तृणमूल कांग्रेस है ना, ममता बनर्जी वाली। किसकी? ममता बनर्जी की। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है पुष्प और तृण। क्या है? पुष्प और तृण। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करी थी। किसने करी थी? संस्थापक कौन थी? तो ममता बनर्जी स्वयं ही तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है? यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है? 17, 18, 19 या 20? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अस्पृश्यता का अंत किस संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है? तो आर्टिकल 17 है ना, उसके माध्यम से छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख किया गया है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख किया गया है? 51A क्लोज क, च, ज या ग? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 45 हमें पता है मूल कर्तव्य किस में लिख रखे हैं, तो 51 क में मूल कर्तव्य, और इसमें कितने मूल कर्तव्य? तो इसमें 11 मूल कर्तव्य, और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य ऐड किया गया था। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन से मूल कर्तव्य में लिखा हुआ, किस नंबर के में? तो वो 8वें नंबर के में। और 8वें नंबर का क्या होता है? एच होता है, यानी और हिंदी में क्या होता है? हिंदी में होता है ये जय। क्या होता है? जय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 51 क क्लोज जय। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में, 50 में, 65 में या 52 में? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 1952 में हुई थी। और कहाँ पे हुई? तो ये स्थापना हुई थी 24 फरवरी 52 को तो हुई, और कानपुर यूपी से हुई। कानपुर यूपी में इसकी स्थापना की गई, कर्मचारी राज्य बीमा योजना की।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में राज्य स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किस औद्योगिक नीति का भाग था? 1948, 1956, 1977 या 1980? तो जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना का प्रावधान ना कौन सी औद्योगिक नीति में शामिल किया गया था? 1948, 56, 77 या 80? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। जो 77 में औद्योगिक नीति आई थी ना, उसमें क्या किया गया था? जो राज्य स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की बात की गई थी। जिला औद्योगिक केंद्रों की बात 1977 वाली औद्योगिक नीति में की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है कितने कितने विषय है, कितने मद है पंचायत से संबंधित? 18, 28 है, 19 है या 29 है? तो इसका आंसर क्या है? पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं? तो 29 है ना विषय, वो पंचायत से संबंधित है। किससे? पंचायत से, ठीक है ना। और आर्टिकल कौन सा है संविधान का? तो 40 है ना, वो पंचायतों के प्रावधान गठन से संबंधित प्रावधान करता है। फिर इसके बाद में बगदड़ी गांव है नागौर जिले में, वहाँ जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा सबसे पहले उसका उद्घाटन, पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? यानी किस राज्य में 2021 की रिपोर्ट में 2019 के मुकाबले सर्वाधिक वृद्धि हुई है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, मिजोरम में, मणिपुर में? तो इसका आंसर है जो आंध्र प्रदेश राज्य है ना अपना, वहाँ वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है? तो वहाँ पे 647 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी? 647 किलोमीटर की। राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा तैयार ट्रेटा पैक दूध की अवधि कितनी है? जो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन ट्रेटा पैक दूध तैयार करती है ना, वो कितने दिनों तक काम में लिया जा सकता है? 60, 90, 120 या 150? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 120 डेज तक इस दूध का उपयोग किया जा सकता है। कितने दिन? 120 दिन तक। तो ऑप्शन क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? एमिली कह सकते हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, वेबर, वॉटसन या मेस्लो? तो एमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो साहब है ना, वो एमिली पुस्तक के लेखक है। कौन है? रूसो साहब। एमिली के लेखक रूसो है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रुचियां होती है, रुचियां स्थायी होती है, जड़ होती है, परिवर्तनशील होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो रुचियां कैसी होती है? रुचियां तो ऑब्वियसली कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। रुचियां परिवर्तनशील होती है। निष्पत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति, खोना, उन्नति या कोई नहीं? तो निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है? प्राप्ति। निष्पत्ति का क्या अर्थ है? प्राप्ति शब्द का, निष्पत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति। अगले प्रश्न में चलते हैं। समस्या समाधान में निहित होता है तर्क, स्मृति, संप्रत्यय या तार्किक चिंतन? तो समस्या समाधान में तार्किक चिंतन निहित होता है। क्या निहित होता है? तार्किक चिंतन समस्या समाधान में निहित होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी इनमें से क्या है जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तिगत विभिन्नता को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है। इसका मतलब दोनों ही व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रेल लिपि से कौन पढ़ता है? जो बहरे लोग होते हैं, जो गूंगे लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेल लिपि से वो पढ़ते हैं जो देख नहीं पाते हैं ना, जो देख नहीं पाते ना वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पहला बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या नॉर्वे? तो पहले बाल सुधार गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई। कहाँ पे की गई? न्यूयॉर्क में पहले बाल सुधार गृह की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? केटल ने, गिलफोर्ड ने, मिलर ने या किलपैट्रिक ने? तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो ये केटल साहब ने दिया था। किसने दिया? केटल साहब ने बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसने सामयिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया? सामयिक बुद्धि का संप्रत्यय किलपैट्रिक, मिलर, सोलेव या मेयर और या हेच ने? तो इसका आंसर है सोलेव और मेयर साहब है ना, उन्होंने सामयिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया था। किसने? सोलेव और मेयर साहब ने सामयिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया था। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। संवेग होता है ना, उसकी पहली सामान्य विशेषता क्या दिखाई देती है? सहयोग में, संघर्ष में, उत्तेजना में या डर में? तो संवेग की पहली सामान्य विशेषता उत्तेजना में दिखाई देगी। किसमें? उत्तेजना में।
तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानसिक आयु की अवधारणा किसने विकसित की? बीने, केटल, टर्मन या स्टैंड? तो मानसिक आयु की अवधारणा बीने साहब ने विकसित की। किसने बता रहे हैं? बीने साहब ने मानसिक आयु की अवधारणा विकसित की थी। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से कैसे होते हैं? संतुलित होते हैं, असंतुलित होते हैं, तीव्र होते हैं? तो सामान्य बालक होते हैं ना वो संवेगात्मक रूप से कैसे होते हैं? संतुलित होते हैं। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं। मंगोलिज्म होता है मानसिक रोग, बाल अपराध, मंदबुद्धि या किशोर अपराध? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी मंगोलिज्म एक मंदबुद्धि होता है। मंदबुद्धि होता है, क्या होता है? मंदबुद्धि। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आकर्षक भूमिका होती है या अपूर्वानुमेय होता है? तो व्यक्तित्व और बुद्धि होती है ना, उसमें वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसी भूमिका होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें? व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कैसी होगी? महत्वपूर्ण भूमिका। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुसमायोजित बालक तनावयुक्त होता है, पूर्ण स्वस्थ होता है, प्रसन्नचित होता है, तेज होता है? तो कुसमायोजित बालक है वो तनावयुक्त होता है। क्या होता है? तनावयुक्त। यानी अगर समायोजित बालक नहीं होगा तो वो तनाव से युक्त होगा, यानी तनाव से मुक्त नहीं होगा, तनाव से युक्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किसकी रुग्णता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? मतलब अगर रुग्णता हो जाएगी वहां पे तो वो दिख जाएगा आराम से। मन, शरीर, आत्मा या मस्तिष्क? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर शरीर की रुग्णता होगी ना तो उसे तो हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, लेकिन मन की, आत्मा की या मस्तिष्क की रुग्णता होगी वो हम देख नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? किसकी रुग्णता स्पष्ट रूप से, यानी किसकी बीमारी स्पष्ट रूप से दिख जाएगी? तो जो शरीर की बीमारी है ना वो स्पष्ट रूप से दिख जाएगी, लेकिन जो मन बीमार है वो उसकी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। आत्मा अगर बीमार है तो वो नहीं देख पाएंगे, और मस्तिष्क में अगर रुग्णता है तो वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन शरीर की रुग्णता एकदम साफ साफ पता चल जाएगा कि ये बंदा बीमार है या रुग्ण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। टीएटी किस टीएटी किस प्रकार का उदाहरण है? अवलोकनीय, स्वसूचनापेक्षी, स्थित प्रेक्षी या स्वमूल्य निर्धारण? तो टीएटी किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये है स्थिति प्रेक्षी उदाहरण है किसका? टीएटी का। अगले प्रश्न में चलते हैं। नवजात शिशु दिन रात सोता है, कितना सोता है? 20 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे या 24 घंटे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवजात शिशु 20 घंटे सोता है। मूल प्रवृत्तियों में अवश्य होता है, क्या होता है? अनुभव, संवेग, बुद्धि या प्रायोजना? तो मूल प्रवृत्तियों में क्या अवश्य होगा? तो अनुभव अवश्य होगा। मूल प्रवृत्तियों में अनुभव अवश्य होगा। एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? 6, 8, 10 या 5? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में 8 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो हमने कैसे करके कंप्लीट कर लिया है। बाकी वीडियो की क्वालिटी मुझे पता है इसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो लेकिन आप यहाँ तक बने रहे उसके लिए आपका धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आगे हम बेहतर करते जाएंगे। यानी खराब स्वास्थ्य लंबे समय तक टिका नहीं रहेगा, ये चला जाएगा और अच्छा दौर शुरू हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहें।